नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। राहुल गांधी ने लगाया पीएम पर बड़ा आरोप, बोले सरेंडर कर दी चीन को भारत की जमीन। जी हां दोस्तों, भारत चीन सीमा विवाद में 20 जवानों के शहीद होने पर पूरे देश में गुस्से का माहौल में ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाकर कहा था कि ना तो वहां कोई हमारी सीमा में घुसा है और ना ही किसी ने हमारी पोस्ट पर कब्जा किया है। उनके इस जवाब पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने पलटवार किया है और कहा है कि प्रधानमंत्री ने चीन के सामने भारतीय क्षेत्र को सरेंडर कर दिया है। ट्वीट में क्या बोले, उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा है कि पीएम ने चीन के अग्रेशन के सामने भारतीय क्षेत्र का सरेंडर कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी पर उठाए सवाल, कहा क्या उन्होंने चीन को क्लीन चिट दे दी है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर शनिवार को सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री ने चीन को क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सीमा में कोई विदेशी नहीं है। अगर यह सही है तो 5-6 मई को क्या हुआ, पिछले दिनों दोनों देशों के सैनिकों के बीच संघर्ष क्यों हुआ, भारत ने अपने 20 जवानों क्यों खोए। पूर्व गृह मंत्री ने यह सवाल भी किया, अगर चीनी सैनिकों ने कोई घुसपैठ नहीं की है तो फिर 6 जून को कोर कमांडर स्तर की बैठक क्यों हुई थी। क्या यह बैठक मौसम के बारे में हुई थी। अगर कोई चीनी सैनिक ने एलएसी पार नहीं किया तो फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान में पूर्व यथास्थिति की बहाली की बात क्यों हुई। उन्होंने यह भी पूछा, क्या प्रधानमंत्री ने चीन को क्लीन चिट दे दिया है। अगर ऐसा है तो फिर चीन से बातचीत क्यों, मेजर जनरल बातचीत क्यों कर रहे हैं और किस बारे में बात कर रहे हैं। गौरतलब है कि मोदी ने भारत चीन तनाव पर शुक्रवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कहा, ना कोई हमारे क्षेत्र में घुसा और ना ही किसी ने हमारी चौकी पर कब्जा किया है। प्रधानमंत्री ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़पों को लेकर बुलाई गई इस बैठक के अंत में कहा कि चीन ने जो किया है उसे पूरा देश आहत और आक्रोशित है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दावा, कहा हमारे संपर्क में शिवराज के बड़े नेता। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन उससे पहले ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस ने भी बीजेपी में सेंधमारे का दौर शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता के मिश्रा की माने तो 1 दर्जन से अधिक बीजेपी के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के संपर्क में हैं और वे एक-एक करके कांग्रेस में आएंगे। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने कहा कि जो बीजेपी कल तक कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, अब उस पार्टी में इतनी अंतर्कलह बढ़ गई है कि मध्य प्रदेश अब बीजेपी मुक्त होने की ओर बढ़ रहा है। उपचुनाव में जीत हमारी ही होगी, बीजेपी के नेता परेशान होकर हमारे पास आएंगे। वहीं कांग्रेस के इस दावे पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस नेतृत्व बहुत कमजोर है, यही कारण है कि कांग्रेस लगातार टूट रही है, जिसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। नेताओं के पार्टी छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति पार्टी छोड़कर जाता है तो दुख तो होता है, लेकिन जनता सब जानती है कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रहित की बात करने वाली केवल एक ही पार्टी है, वह है बीजेपी। आपको बता दें कि पिछले दिनों बीजेपी सरकार में सामान्य वर्ग निर्धन आयोग के अध्यक्ष रहे बालेंदु शुक्ला बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा था कि बीजेपी में कई लोग ज्योतिरादित्य के आने से खुश नहीं हैं। यह बात सही है कि मेरा ज्योतिरादित्य सिंधिया से मनमुटाव रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महिला पत्रकार पर एफआईआर से भड़की प्रियंका गांधी, पीएम के गोद लिए गांव का दिखाया था हाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के एक डिजिटल पत्रकार के खिलाफ यूपी के वाराणसी के रामनगर थाने में केस दर्ज किया गया है। महिला पत्रकार पर एफआईआर का मामला उस वक्त तूल पकड़ लिया जब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस पर ट्वीट कर दिया। मामला पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिए गए एक गडोमरी गांव का है। लॉकडाउन के दौरान एक न्यूज पोर्टल की महिला पत्रकार ने पीएम मोदी के आदर्श गांव डोमरी की बदहाली की खबर गांव की ही एक अनुसूचित जाति की महिला के बयान के आधार पर छापा था। बाद में उसी महिला ने पत्रकार के खिलाफ संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। महिला पत्रकार पर एफआईआर को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, यूपी सरकार एफआईआर करके सच्चाई पर पर्दा नहीं डाल सकती। जमीन पर इस आपदा के दौरान घोर अव्यवस्थाएं हैं। सच्चाई दिखाने से इनमें सुधार संभव है।
प्रियंका गांधी के इस ट्वीट के बाद देश भर की तमाम शख्सियतों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। दरअसल पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिस आदर्श गांव डोमरी की महिला माला देवी के बयान पर खबर की बुनियाद थी, वह और उसके परिवार ने अब महिला पत्रकार को ही झूठा बताकर एफआईआर करा दी है। शिकायतकर्ता के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान उनके पास खाने की कमी नहीं थी और ना ही और कोई दिक्कत, लेकिन अभी भी उनका राशन कार्ड नहीं बना है। लेकिन वो वाराणसी नगर निगम में अस्थायी नौकरी करती हैं, जिससे उसकी आजीविका चल जाती है। शिकायतकर्ता माला देवी ने बताया कि वे नगर निगम में नौकरी करती हैं और अंगूठा छाप हैं। उन्होंने कहा, महिला पत्रकार ने मुझसे राशन कार्ड के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि नहीं है, लेकिन मुझे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। मुझे महीने की तनख्वाह मिल जाती है। मेरी माँ भी सरकारी पेंशन लेती है। उसके अलावा मेरा परिवार भी है। माला देवी ने बताया कि महिला पत्रकार ने अपने खबर के जरिए मेरी और मेरी जाति का मजाक बनाया है, इसलिए मैंने एफआईआर दर्ज कराई है। जहां जाती हूं, लोग मुझसे पूछते हैं। वहीं इस पूरे मामले में वाराणसी के एसपी सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि रामनगर थाने में स्थानीय महिला की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कुछ लोगों ने पोर्टल और सोशल मीडिया पर गलत चीजें डाल दी हैं, जिससे उसको बदनामी झेलनी पड़ी। एसपी सिटी ने बताया कि महिला और उसका परिवार नगर निगम में कार्यरत है। महिला की शिकायत पर रामनगर थाने में संबंधित धाराओं पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसकी जांच कोतवाली के क्षेत्राधिकारी ही कर रहे हैं। इससे संबंधित तथ्य को जुटाने के साथ ही लोगों से बातचीत भी की जा रही है। इसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महामारी को समाप्त की ओर ले जाएगा सूर्य ग्रहण। जी हां दोस्तों, आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन आने वाला सूर्य ग्रहण इस साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण होगा। इस दिन सूर्य देव की शक्ति अपने श्रेष्ठ पर होगी। ज्योतिषविदों का मानना है यह सूर्य ग्रहण महामारी को समापन की ओर ले जाएगा और कन्या, मिथुन एवं मीन राशि के लिए लाभप्रद होगा। ज्योतिषविदों के अनुसार ऐसा ग्रहण 1090 वर्ष बाद पड़ रहा है। सूर्य ग्रहण मृगशिरा नक्षत्र में आएगा, जिसका सूतक काल 20 जून की रात्रि 10:09 से आरंभ हो जाएगा। ग्रहण का प्रारंभ 21 जून की प्रातः 10:09 में होगा एवं ग्रहण का मोक्ष 1:48 दोपहर को हो जाएगा। ग्रहण की अवधि में पूजन और भोजन वर्जित है। ग्रहण संपूर्ण भारत व अफ्रीका तथा यूरोप के कुछ देशों में दिखाई देगा। इस दिन सूर्योदय सबसे जल्दी और सूर्यास्त देरी से होगा। ज्योतिषविद बताते हैं कि बुध, गुरु, शुक्र, शनि तथा राहु एवं केतु के वक्री होने के कारण सूर्य स्वयं कर्क में उपस्थित होंगे। ग्रहण के ठीक 5 दिन बाद मेघा नक्षत्र में समुद्री तूफान के योग हैं। ग्रहण काल में श्री आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, श्री विष्णु पुराण का पाठ अथवा सूर्य नारायण के बीज मंत्र का पाठ करें। अनाज तथा फल अनार का दान विशेष रूप से हितकार होगा। इस आलेख में दी गई जानकारियां धार्मिक आस्थाओं और लौकिक मान्यताओं पर आधारित है, जिसे मात्र सामान्य जनरुचि को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजद आपके बाद एआईएमआईएम भी मोदी सरकार पर बिफरी। संजय सिंह बोले, झूठ है सबका साथ सबका विकास का नारा। जी हां दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने आज शाम 5 बजे एलएसी पर चीन के साथ जारी तनातनी के मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। राजद, आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम को इस बैठक का न्योता नहीं दिया गया है। राजद के बाद अब आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम ने भी इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा है। इस बैठक में सभी पार्टियों के प्रमुख वर्चुअल तरीके से भाग लेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपने एक बयान में कहा है कि ऐसे समय में जब सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। आप सिर्फ सबका साथ सबका विकास जपते हैं, लेकिन सभी को साथ लेकर चलने की आपकी इच्छा नहीं है। वहीं एआईएमआईएम ने भी सर्वदलीय बैठक में उनकी पार्टी को नहीं बुलाने पर सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की है। इससे पहले अपने एक ट्वीट में संजय सिंह ने लिखा था कि केंद्र में एक अजीब अहंकारग्रस्त सरकार चल रही है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, पंजाब में मुख्य विपक्षी पार्टी है, 4 सांसद है देश भर में संगठन, लेकिन किसी महत्वपूर्ण विषय पर भाजपा को आपकी राय नहीं चाहिए। कल की बैठक में प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे, पूरे देश को इंतजार है। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से जब उनकी पार्टी को सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाए जाने के संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम देश और हमारे सुरक्षा बलों के साथ खड़े हैं। चीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर्वदलीय बैठक में राजद को भी नहीं बुलाया गया है। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी के 5 सांसद हैं, लेकिन हमें सर्वदलीय बैठक में नहीं
नहीं बुलाया गया। तेजस्वी यादव ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कहा कि वे बताएं कि आरजेडी को न्योता क्यों नहीं भेजा गया। बता दें कि आरजेडी के सभी 5 सांसद राज्यसभा में हैं और लोकसभा में पार्टी का एक भी सांसद नहीं है। केंद्र सरकार के सूत्रों के अनुसार उन्हीं पार्टियों को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है जिनके लोकसभा में कम से कम 5 सांसद हैं। बता दें कि सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टी प्रमुख, केंद्रीय मंत्री और उत्तर पूर्व की प्रमुख पार्टियों को बुलाया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत चीन तनाव पर सर्वदलीय बैठक, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार से पूछे कई सवाल। जी हां दोस्तों, भारत चीन सीमा पर स्थिति के संबंध में विचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस संवेदनशील मुद्दे पर अपने विचार रखे। डिजिटल बैठक की शुरुआत में उन 20 भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई जो पिछले दिनों पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में शहीद हो गए थे। बैठक में सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी बात रखी। हिंसक झड़प में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के बाद सोनिया गांधी ने कहा, मेरे विचार से यह बैठक पहले होनी चाहिए थी जब चीन ने 5 कोई को लद्दाख और अन्य जगहों पर घुसपैठ की। हमेशा की तरह पूरा देश एक चट्टान की तरह एक साथ खड़ा होता और देश की क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए सरकार को पूरा समर्थन देता। ऐसा नहीं हुआ। अब जब देर से ये भी हुआ तो हम संकट के अहम पहलुओं को लेकर अंधेरे में हैं। सोनिया गांधी ने कहा, हमारे पास सरकार के लिए कुछ सवाल है। किस तारीख को चीन के सैनिकों ने हमारी जमान पर लद्दाख में घुसपैठ की? सरकार को कब इसकी सूचना मिली? 5 मई को या उससे पहले? क्या सरकार को सीमा की लगातार सैटेलाइट पिक्चर्स नहीं मिलती? क्या हमारी बाहरी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ऐसी पर कुछ असामान्य गतिविधि की जानकारी नहीं दी? क्या मिलिट्री इंटेलिजेंस ने सरकार को घुसपैठ और बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों के आने को लेकर अलर्ट नहीं किया था? क्या सरकार की नज़र में इंटेलिजेंस फेल हुआ है? सोनिया गांधी ने आगे कहा, कांग्रेस पार्टी मानती है कि महत्वपूर्ण समय 5 मई से 6 जून के बीच चला गया। 6 जून के बाद भी राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर सीधी बातचीत की कोशिश होनी चाहिए थी। हम सभी रास्तों का इस्तेमाल करने में विफल रहे। इसका परिणाम हुआ कि 20 जाने गई और दर्जनों घायल हुए। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी से सभी जानकारी साझा करने की अपील करते हुए पूछा कि सरकार आगे क्या करेगी, आगे क्या रास्ता बचा है। सोनिया गांधी ने कहा, पूरा देश भरोसा चाहता है कि सीमा पर यथास्थिति बहाल होगी और चीन एलएसी पर पुराने स्थान पर लौटे। किसी खतरे से निपटने के लिए हम तैयारी के बारे में भी जानना चाहेंगे। मैं यह जानना चाहती हूं कि माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स की अभी क्या स्थिति है जो 2013 में मंजूर हुआ था। क्या सरकार को इस पर सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए? सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष सेना के साथ है और वे युद्ध के लिए तैयार रहें। इसके लिए कोई भी त्याग करने को तैयार है। पूरा देश और विपक्ष सरकार से उम्मीद करता है कि सरकार हमें विश्वास में लेकर काम करेगी और समय समय पर जानकारी देती रहेगी ताकि हम दुनिया के सामने एक दिखें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में मतगणना खत्म, 2 पर कांग्रेस और 1 सीट पर बीजेपी की जीत। जी हां दोस्तों, राज्यसभा चुनावों की मतगणना खत्म हो गई है। हालांकि अभी परिणामों की आधिकारिक घोषणा होनी शेष है, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, वहीं 1 सीट बीजेपी के खाते में गई है। कांग्रेस के प्रत्याशी केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी ने जीत दर्ज की है, वहीं बीजेपी के राजेंद्र गहलोत जीते हैं। बीजेपी के ओंकार सिंह लखावत राज्यसभा चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को 64 और नीरज डांगी को 59 मत मिले हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गहलोत को 54 और ओंकार सिंह लखावत को 20 वोट मिले हैं। कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार जीतने के बाद विधानसभा में सीएम अशोक गहलोत के चैम्बर में मिठाइयां बांटी गईं। कांग्रेस विधायकों ने सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, रणदीप सिंह सुरजेवाला और विजयी प्रत्याशी केसी वेणुगोपाल तथा नीरज डांगी को बधाइयां दी। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने चुनावों में विजयी हुए केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को जीत की बधाई दी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन तनाव पर सर्वदलीय बैठक में बोले उद्धव, भारत मजबूर नहीं मजबूत, आंखें निकालकर हाथ में दे सकती है हमारी सरकार। जी हां दोस्तों, लद्दाख सीमा पर चीन से तनाव को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम सब एक हैं और पीएम मोदी और सेना के साथ हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत मजबूर नहीं मजबूत है, हमारी सरकार आंखें निकालकर हाथ में दे सकती है। सभी पार्टियों ने एक सुर में कहा कि पूरा
पूरा देश एकजुट है और सेना और सरकार के साथ खड़ा है। उद्धव ठाकरे ने कहा, हम सब एक हैं, यही सबकी फीलिंग है। प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ हैं, हम सेना और उनके परिवारों के साथ हैं। उन्होंने आगे कहा, भारत शांति चाहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम कमजोर हैं। धोखा देना चीन का नेचर रहा है। भारत मजबूत है, मजबूर नहीं। हमारी सरकार के पास आंखें निकालकर हाथ में देने की ताकत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को 2 वोटों का झटका, जाटव ने की क्रॉस वोटिंग, विधायक बागड़ी का वोट निरस्त। जी हां दोस्तों, सूत्रों के हवाले से खबर है कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को 2 वोटों का झटका लगा है। बीजेपी विधायक गोपी लाल जाटव ने क्रॉस वोटिंग की है। बीजेपी संगठन के सामने गोपी लाल जाटव ने सफाई दी कि गलती से क्रॉस वोटिंग हुई है। गोपी लाल जाटव गुना से बीजेपी के विधायक हैं। साथ ही सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि बीजेपी विधायक जुगल किशोर बागड़ी का वोट निरस्त हुआ है। गलत मतदान करने के चलते वोट निरस्त किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार जल जमाव को लेकर सीएम पर बरसे तेजस्वी, कहा सरकार ने नहीं लिया कोई सबक। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार राज्य की नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। तेजस्वी कभी अपने बयानों के जरिए तो कभी ट्वीट करके बिहार की एनडीए सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसी क्रम में आरजेडी नेता ने शुक्रवार को एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर हमला किया है। तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर पर जल जमाव का एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, पहली बारिश के बाद स्मार्ट सिटी पटना में फिर हुआ जल जमाव। विगत वर्ष पटना में जो हुआ उससे भी कोई सबक नहीं लिया। कथित सुशासन के भ्रष्टाचारिक कचरे ने पटना सहित सभी जिला मुख्यालयों को नरक बना दिया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।